नमस्कार, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। और हम डिस्कस करेंगे आज दो सवालों को। आपके आंसर्स को भी हम लोग रिव्यू करेंगे और जो बाकी आपने आंसर सबमिट किए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप में, उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। आपके बहुत ही बेहतरीन आंसर मुझे मिले हैं यहाँ पर ग्रुप में। तो जैसे कि ये आंसर क्वेश्चन मोमेंट पर है, वैसे ही एफडीआई पर, डायर की पर, इन सब पे आपके आंसर्स हैं। मैंने से जो सवाल दिए थे आपने सबमिट किए हैं प्रेप आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर। हम सब इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी की हैं, सब बातें देखेंगे। पहला सवाल हमारा था एफडीआई पर। पूछ रहा था यूनियन गवर्नमेंट ने एफडीआई नॉर्म को और आसान बनाया है ताकि जो ओवरसीज फंड हैं उनको भारत में अट्रैक्ट किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके। भारत एक कैपिटल स्कार्स कंट्री है, हमारे यहाँ लेबर खूब सारा है मगर कैपिटल की कमी है। इस स्टेटमेंट को देखते हुए आप एफडीआई से क्या समझते हैं, पहले तो ये बताइए। तो इंट्रो में आप एफडीआई से क्या समझते हैं ये बता देना। इसके बाद बॉडी में प्रोज बता देना और एफडीआई का जो कॉन्स है उसके बारे में बता देना और कंक्लूड कर देना आंसर। कंक्लूड करने में क्या होता है, इसमें आप एक पॉजिटिव सेंस में लिखेंगे कि एफडीआई ज़रूरी है, मगर जो एरिया में एफडीआई आ रहा है वो एरिया भारत के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे कि अधिकांश एफडीआई हमारे सर्विस सेक्टर में आ रहा है, मगर हमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करना है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसर, जो हाई टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल, ताकि हमारा डिपेंडेंस कम हो इंपोर्ट पर। मगर एफडीआई आ रहा है सर्विस सेक्टर में, तो हमको उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, उसको हमको रीराउट करना पड़ेगा। सब बातें डिस्कस करेंगे। तो आपका ये हो गया आपके आंसर का स्ट्रक्चर। देखते हैं एक्चुअल पॉइंट मुझे क्या क्या लिखना है। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब कि यूएसए का जो टॉम क्रूज है अगर भारत में आकर के इन्वेस्ट करता है तो उसको हम एफडीआई कहेंगे। ध्यान सुनना, वो कंपनी का जो ऑनरशिप है वो खरीद रहा है और वो भारत में लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है। अगर टॉम क्रूज भारत के किसी कंपनी के स्टॉक में केवल शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहा है तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मगर अगर वो भारत में लंबे समय के लिए यहाँ पर बिजनेस चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए आ रहा है तो उसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोनों में अंतर होता है। ये स्टॉक बेच करके मुनाफा कमा के निकल लेगा, ये यहाँ पर बिजनेस करने आया है। समझ गए बात? यहाँ पर एफडीआई में और एफआईआई में क्या अंतर होता है? ठीक है ना। दोनों का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होता है। एक्चुअली पूरे के पूरे कैपिटलिज्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। क्लियर बात है? होता क्या है कि एफडीआई जब यहाँ पर आता है तो बिजनेस में जो शेयर होल्डिंग है वो रखता है, ऑनरशिप रखता है और यहाँ पर पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर करना चाहता है। अब इसका प्रोज क्या है, इसके अच्छी अच्छी बातें क्या हैं? आपको मैंने बताया कि इंडिया लेबर सरप्लस कंट्री है, हमारे यहाँ कैपिटल की स्कार्सिटी है, तो विदेशों से जो हमारा जो कैपिटल आता है उसका यूज़ हो पाएगा। जैसे कि फेसबुक इन्वेस्ट कर रहा है रिलायंस में, ठीक है, गूगल कर रहा है इन्वेस्ट, वैसे ही कई सारे, जैसे कि आपका वॉलमार्ट ने आकर के यहाँ पर फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया, अमेजॉन यूएस की कंपनी है वो आकर के यहाँ पर भारत में इन्वेस्ट किया। और इससे कितना फ़ायदा हुआ, अमेजॉन जा कर के ट्राइबल ग्रुप से मिल रहा है, उनके सामान को अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर रहा है ताकि हम लोग उसको खरीद सकें। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो देते हैं, जो गुड्स देते हैं ट्राइबल्स, उनको आप खरीद सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं, तो उनका सामान बिकेगा ना। वैसे ही आपके एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो ये तो सर्विस का एक तरह से एग्जाम्पल हो गया। कई सारे जो कंपनीज है वो भारत में आकर के प्लांट लगा रही हैं, यहाँ पर सामान मैन्युफैक्चर कर रही हैं और उसको जा कर के विदेश में एक्सपोर्ट कर रही हैं। समझ गए बात? मतलब कि यूएसए की कंपनी है, इंडिया में आ रहा है, यहाँ पर प्लांट लगाएगा, चूंकि यहाँ पर लेबर सस्ता है, ठीक है ना, यहाँ पर सामान मैन्युफैक्चर करके जा करके वो विदेश में बेचेगा, यूरोप में जाकर बेचेगा। तो भारत से एक तरह से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना। तो हमारा जो कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इसको पैसा मिलेगा, कैपिटल मिलेगा, हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री की जो कंपनीज होती है उनके पास टेक्नोलॉजी मैच्योर हुई होती है। अमेजॉन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर है। फ्लिपकार्ट को, चाहे अगर मुझे अपना एक ई कॉमर्स साइट लॉन्च करना रहेगा सुमंत कार्ट, तो मुझे पूरा का पूरा वेबसाइट बनाना पड़ेगा, मुझे पूरा जीरो से शुरू करना पड़ेगा।
अमेज़ॉन को अगर जाकर के किसी और कंट्री में साइट बनानी है तो कुछ करना नहीं है उसको, बस उसको रिप्लिकेट कर देना है कि हाँ अमेज़ॉन.pk, अमेज़ॉन.नेपाल, अमेज़ॉन.भूटान, इस तरह से कर सकते, कुछ और नहीं करना उनको। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, अपग्रेडेशन होता है टेक्नोलॉजी का, मार्केट एक्सेस बढ़ता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में रह करके आप यूएसए से सामान मंगा सकते हैं अमेज़ॉन के ज़रिए, या फिर आप यूएसए से रह करके यहाँ सामान मंगा सकते हैं। समझ गए बात? तो मार्केट एक्सेस बढ़ता है। दूसरी बात, जो दुकान है, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, एमएसएमई है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना सामान लिस्ट करने का, अपना सामान बेचने का, ई कॉमर्स वेबसाइट। अच्छा, ये केवल यही एफडीआई नहीं है, एफडीआई वो भी है जो आकर के भारत में फार्मास्यूटिकल का निर्माण करता है, आकर के भारत में मोबाइल फ़ोन वगैरह बनाता है, वो सब भी एफडीआई हैं। समझ गए बात? या फिर एग्रीकल्चर में जो बीज बनाती है कंपनीज, वो सब भी एफडीआई है। दूसरी बात, यहाँ पर इनोवेशन होगा, इन्वेंशन होगा, कंपटीशन प्रमोट होगा भारत में। क्यों सर? क्योंकि पहले केवल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे, पहले केवल डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर थे, मगर अब विदेशी के आने से उनको भी, डोमेस्टिक वालों को अब प्रेशर है कि हमें अच्छा सामान, अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि कंज्यूमर हमारा सामान नहीं खरीदेगा वरना। समझ गए बात? तो ये चीज़ें हैं, ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा फ़ायदा है वो हमको मिलेगा। ये प्रोज हैं एफडीआई के। इस सवाल में 3 पार्ट था, आपने इंट्रो लिख दिया। बॉडी में, प्रोज में आपको 5 से 6 पॉइंट लिखना है कम से कम, कॉन्स में 5 से 6 पॉइंट कम से कम लिखना है, उसके बाद आप आंसर को कंक्लूड करेंगे। क्लियर है? चलो, तो आपको मैंने इतने पॉइंट दिए, आप कम से कम 5-6 पॉइंट तो लिख ही देंगे। वैसे ही कल के आंसर में मैंने आपको पॉइंट ढेर सारे दिए थे। अच्छा, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो आपको मैं पॉइंट ज़्यादा पढ़ाता हूँ। अरे आपको मैं 10 पॉइंट दूंगा तब तुमको जाकर 5 पॉइंट याद रहेगा, तब तुम जाकर 5 पॉइंट लिख पाओगे। तुमको मैं 5 पॉइंट पढ़ाऊँगा तब तुम तो 2-3 में समेट दोगे, वहाँ पे लिखने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। कॉन्स देखते हैं। अगर किसी देश का पॉलिटिक्स अनस्टेबल है तो उस देश का इकोनॉमिक्स भी अनस्टेबल होता है। चाइना की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए वहाँ पर पॉलिसी स्टेबल है, इसीलिए वहाँ पर एफडीआई ज़्यादा आता है, निवेश ज़्यादा आता है वहाँ पर। क्लियर बात है? किसी देश में अगर सरकार स्टेबल है तो वहाँ पर आएगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ से एफडीआई का आउटफ्लो हो जाएगा। जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है एफडीआई का वो क्या है? उन सेक्टर में निवेश करें जिन सेक्टर में निवेश की हमें ज़रूरत है, मगर वो लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। जिस सेक्टर में उनको प्रॉफिट दिखता है वो लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा और उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है, ये इसका मेन कौन सा है। दूसरी बात, एफडीआई हर राज्य में बराबर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, ये सब राज्य टॉप पर हैं जो एफडीआई को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पर बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ पर एफडीआई ज़्यादा नहीं आता। एक तो लैंडलॉक्ड स्टेट है हमारे यहाँ, प्लस रिसोर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, कई सारी यहाँ पर समस्याएं हैं। तो ये हो गया प्रोज एंड कॉन्स। अब बात यह है कि आपको करना क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड क्या देंगे अपने सजेशन में, अपने कंक्लूजन में? आप ये बताएंगे कि एफडीआई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए सुटेबल हो, फेवरेबल हो। जैसे कि हमको एग्रीकल्चर में एफडीआई आए, मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई आए, जो फार्मा है यहाँ पर एफडीआई आए, हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर है यहाँ पर एफडीआई आए, जैसे कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एफडीआई आए। क्लियर बात है? दूसरा, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब कि जो चीज़ हम पहले बाहर से मंगाते थे वो हमको देश में ही बन जाए। तो एफडीआई हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करे। क्लियर बात है? जो हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़ाए, यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। एफडीआई का फ्लो बिहार, यूपी, इन राज्यों में भी हो, ये हमको इंश्योर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बिहार और यूपी में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना वो बहुत ही बढ़िया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है बिहार और यूपी में। तो क्यों ना उसको प्रमोट किया जाए, फूड प्रोसेसिंग को बुलाएं, बनाओ अपना केचप, बनाओ अपना जो टमाटर आलू जो भी है चिप्स बनाते हो, भरो हवा और बेचो। तो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उसको। बस बात यह है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा स्टेबल है और सरकार कितना ज़्यादा उसके प्रति जिम्मेदार है। ठीक है ना? एक बात और, इस सेशन का जो लास्ट लाइन है
इसको आप अलग करके कंक्लूजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्निक मैं यूज़ किया करता था। कई लोग को कंक्लूजन लिखने में समस्या होती है, तो मैं करता क्या हूँ कि सेशन का जो लास्ट लाइन है ना, इसको हटा दो और इसको एक लाइन ऐसा लिख करके इसको कंक्लूजन बना दो, हो गया काम बस। FDI and Make in India can be intervened to suit our domestic requirement, हो गया कंक्लूजन। इतना का जरूरत नहीं है लिखने का, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है लिखिए, मगर नहीं लिख पा रहे हैं, समय नहीं है आपके पास, तो एक लाइन लिख करके चल दो। एक लाइन कौन सा? वे फॉरवर्ड का अंतिम वाला लाइन। ये तरीका होता है, सीख जाएंगे धीरे धीरे आप, है ना। चलो आगे चलते हैं, आपका आंसर देखते हैं। Any investment from an individual or firm that is located in a foreign country into domestic country is known as FDI, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम लाइक PLI स्कीम, बढ़िया पॉइंट यूज किया है तुमने। रीजन फॉर प्रमोशन ऑफ FDI, ये थोड़ी पूछा तुमसे, अभी तुमसे पूछा है प्रोज एंड कॉन्स, तुम पर इसको ध्यान दो ना। ये तुमसे किसने पूछा है यहाँ पे? सर पढ़े हैं, लिखने का मन कर रहा है, पेट में गुदगुदी हो रही थी। अरे तो सारा ज्ञान यहीं थोड़े तुम उड़ेल दोगे, इसका ज़रूरत नहीं ना है अभी, ठीक है। तुमने प्रोज लिखा, तुमने यहाँ पर कॉन्स लिखा, तुमने यहाँ पर FDI के साथ क्या चैलेंज तो नहीं लिख बोला है उसने। सेशन दो ना, चुपचाप सेशन दे दो कि हमें क्या करना चाहिए, इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत है जब पूछा ही नहीं था तो। हाँ, अगर तुम्हें लिखना ही था तो तुम यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा बढ़ाते, तुमने यहाँ पर केवल 5 पॉइंट लिखा है, इसको बढ़ाओ, 7-8 पॉइंट लिंक यहाँ लिखो, 7-8 पॉइंट तुम यहाँ लिखो, ढूंढोगे मिल जाएगा। एग्जाम्पल देना शुरू करो यहाँ पर, कॉन्स का क्या क्या एग्जाम्पल है, जो पॉजिटिव का क्या, जैसे कि मैंने दिया आपको ट्राइबल वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पर लिखिए ना एग्जाम्पल। कॉन्स का एग्जाम्पल दीजिए कि जो बिहार यूपी में वहाँ पर नहीं आ रहा है FDI, तो दीजिए एग्जाम्पल। समझ के बाद तो आपके आंसर में थोड़ा सुधार की जरूरत है, आपका स्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल हमारा है GS1 ग्लोबलाइजेशन से। प्रोवाइड क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पॉजिटिव पोजिशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है ना। आपको क्रिटिकली एवेल्युएट करना है, मतलब आपको पॉजिटिव भी दिखाना है और आपको नेगेटिव भी दिखाना है। क्लियर बात है। 150 वर्ड 15 मार्क्स। तो पहले क्या करेंगे आप, ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट, फिर कंक्लूड कर दीजिए। सीधा सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस कंटेंट डालना है और आगे बढ़ना है। चलो, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, क्यों चलती है हवा ठीक है ना, है ना। आगे देखो, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये हमारी इकोनॉमी, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी, उसकी सोसाइटी, इसके बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है वो दिखाता है, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ा देता है, इंटीग्रेट करता देता है आपस में, इस तरह से इंटीग्रेट कर देता है कि उसके इकोनॉमी में कुछ हुआ, उसके समाज में कुछ हुआ तो उसका प्रभाव हमारे इकोनॉमी पर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर US मार्केट क्रैश करेगा तो इसका प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। समझ गए। अगर US में जॉब लॉस होगी तो वहां पर डिमांड घटेगी और यहां पर इंडिया से जो एक्सपोर्ट है ये गिर जाएगा। क्यों सर? क्योंकि USA में डिमांड घट गई है हमारे सामानों की। तो दोनों इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्यों सर? ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में। ठीक है। अब देखो, ये एक मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना है, मतलब केवल यहाँ पर इकोनॉमी ही नहीं, हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा पॉलिटिकल सेटअप, सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है। समझ गए बात? और इसका अलग अलग एरिया पर मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ता है। ये डबल एज स्वार्ड है, मतलब कि दोमुहा तलवार है, दोधारी तलवार है, जिसका प्लस पॉइंट भी है, जिसका माइनस पॉइंट भी है। तो महिलाओं पर क्या प्लस पॉइंट पड़ा है तुम देखो। सबसे बड़ी बात, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो विदेशी कंपनी भारत में आई, यहाँ पर उन्होंने अपना सेटअप लगाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ, तो इससे ज़्यादा इंडस्ट्री खुली, सर्विस के कंपनीज खुली और महिलाओं को रोजगार मिलना शुरू हुआ। महिलाओं को जो एजुकेशन है वो मिलना शुरू हुआ, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ रिलायंस आया। फॉर एग्जांपल, छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमी संस्कारी समिति, इसको बनाया गया। इन्होंने अमेजॉन से कोलैबोरेट किया और अपना सामान वहाँ पर लिस्ट करते हैं, बेचते हैं। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी के आने से जो हेल्थ है महिलाओं का वो इम्प्रूव हुआ है। टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, सब चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। इंजीनियरिंग में वो काम कर सकती हैं, IT में काम कर सकती हैं। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग में लड़कियाँ नहीं होती, मैं मानता हूँ, मगर कंप्यूटर साइंस में IT सेक्टर में होती हैं लड़कियाँ। ठीक है, महिलाएं होती हैं वहाँ पर। दूसरी बात,
एक्सेस टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आई, कंप्यूटर्स हमारे यहाँ आए और महिलाओं को हायर एजुकेशन करने का मौका मिला, क्वालिटी एजुकेशन पाने का मौका मिला। फॉर एग्जांपल अभी जब तक जियो नहीं था उसके पहले तक बहुत समस्या थी। जियो ने ज़्यादा कुछ नहीं किया मगर इतना तो कर दिया कि सभी गांव में इंटरनेट दे दिया और सभी घर के जो महिलाएं उनके हाथ में फ़ोन दे दिया। अब महिला वो खाना बनाने का कोर्स देखे या पढ़ ले, आपके पास ऑप्शन तो है ना। घर बैठ करके आप दिल्ली से क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। मेरी क्लास आप ले सकते हैं। आपने कभी मुझसे मिला नहीं है, कभी मिले हैं क्या? नहीं, मगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी से, ठीक है। कैसे हुआ सर? ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। दूसरी बात, सोशल एम्पावरमेंट होगा महिलाओं का, पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करता है, जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करता है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइड करता है आपको। इंटरकास्ट मैरिज अब होने लग गए हैं, सिंगल मदर, लिव इन रिलेशनशिप, इन सबको वैलिडिटी हमारे समाज में मिलनी धीरे धीरे शुरू हो गई है। वुमेन से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जेंडर बजटिंग, मैटरनिटी लीव पर एक्ट पास हो गया है। जो सेक्सुअल हरासमेंट होता था वर्क प्लेस पर, उस पर लॉ बनाया गया है। विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से महिलाओं पर थी, जब उनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हुई तो उन्होंने जो डोमेस्टिक हेल्प है वो लेना शुरू किया। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। यहाँ पर एक समस्या ये है कि डोमेस्टिक जिम्मेदारी उन पर थी मगर अब प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी आ गई है, तो उन पर जो वर्कलोड है ना वो बढ़ गया है एक तरह से। जब पुरुष माइग्रेट करते हैं गांव से शहरों की ओर तो खेती बाड़ी महिलाओं के जिम्मे आ जाती है। इसको हम कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये एक मेन समस्या आ गई है कि महिलाओं पर डबल लोड पड़ गया है। दूसरा, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कंज्यूमरिस्ट कल्चर आ गया है। महिलाओं का जो कमोडिफिकेशन है वो होने लग गया है ग्लोबलाइजेशन के कारण। दूसरा, जो एल्डर महिलाएं हैं, मतलब जो बूढ़ी महिलाएं हैं, उन पर समस्या ये हो गई है कि हमारा समाज पहले जॉइंट फैमिली हुआ करता था, अब न्यूक्लियर फैमिली है। अब देखने को यहाँ पर कोई नहीं है। अमिताभ बच्चन है, मान ली मैं यहाँ तो वहाँ गाना गा रहे हैं बैठ करके, ठीक है। तो यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं समाज के स्तर पर भी, इकोनॉमी के स्तर पर भी, टेक्नोलॉजी है उसके स्तर पर भी। तो ये मेन नेगेटिव इम्पैक्ट हैं आपके। 94% जो महिलाएं हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी का अभाव होता है, समय पर पेमेंट नहीं मिलता, जो लेबर लॉज होते हैं वो उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है इकोनॉमिक, ठीक है ना। तो ये मेन आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है जो आप अपने आंसर में लिख सकते थे। आपको जो मैंने पॉइंट बोल करके बताया इतना याद रखिएगा, एग्जाम में आप इतना लिख करके आइएगा। बाकी जो मैंने यहाँ पर कंटेंट दे रखा है वो आपको पढ़ने के लिए है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इसको नॉलेज मिलेगा, वो बात अलग है, ठीक है। चलो आपका आंसर देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस। तो इसलिए लिखो ना, ग्लोबलाइजेशन इज the phenomena of growing interdependence of the world economy, culture and population brought about by the cross-border made in goods, services, technology and flows of investment, people and information। बढ़िया इंट्रोडक्शन है आपका, इंट्रो ठीक है। Country have built economic partnership to facilitate these movement over many countries। कोई ज़रूरत नहीं था इसका, सीधे आप कंटेंट पे आइए। इम्पैक्ट क्या होता है? फैमिली, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, पर्सनल, इकोनॉमिकल। आप कह सकते थे ना कि महिलाओं का जो पार्टनरशिप है, मतलब पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में बढ़ा है, ठीक है ना। आपने यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखा, आपने यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट लिखा, मगर आप एक जगह चूक गए। इम्पैक्ट अगर आप डिवाइड कर करके लिखते ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट बनता। जैसे कि जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कौन सा है, 1 2 3 4 लिखते हैं आप नहीं लिख पाए। मगर अगला जो आंसर देखो, उन्होंने लिखा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है। अगर आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। हाँ, आपको मैंने पहले ही कहा था कि पेज को पहले यहाँ से मोड़ दिया करना, ठीक है ना, मोड़ दिया करना। हाँ, बक्सा बनाया है आपने, इतना समझ में, पर मोड़ना भूल गए आप, तो मोड़ा करो आंसर। होता क्या है ना कि मोड़ने से जो पॉइंट आप नहीं लिख पाए हैं अपने आंसर में, तो उस पॉइंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस आपको हैबिट हो जाएगा मार्जिन देख करके आंसर लिखने का, क्योंकि यूपीएससी के जो कॉपी होते हैं वो मार्जिन लिखा होता है वहाँ पर कि इस पार्ट में नहीं लिखना है कुछ, और लिखेंगे तो पेनल्टी कटेगा। क्लियर बात है। तो ये होगी बातें हमारी आज की। कल आपको 2 सवाल और मिल जाएगा, फिर आप आंसर लिखिएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।